Assalamualaikum class. My name is Dua Batul and I am your science teacher. Today I will teach you chapter number 6, which is structure of an atom, and the topic which will I discuss you is distribution of electrons in shells. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैसे रिवॉल्व करता है, किस पाथ में रिवॉल्व करता है, किस पाथ में मूवमेंट शो करता है। ये जो सेंट्रल पार्ट हमें दिखाई दे नज़र आ रहा है, इस पे एच लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है, जिसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एच इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है, और ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन है जो अराउंड द न्यूक्लियस एक स्पेसिफिक पाथ में मूव करता है, जिस पाथ को हम शेल का नेम देते हैं। We know that electrons revolve around the nucleus of an atom। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, और जिस पाथ में वो मूव करते हैं उस पाथ को हम शेल्स कहते हैं। द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये वाला थर्ड शेल है। जिस पाथ में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस उस पाथ को हम शेल कहेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेकंड में होते हैं, कुछ थर्ड में होते हैं, कुछ फोर्थ में होते हैं। इसी तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते रहते हैं उस तरह नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते रहते हैं। हर शेल में स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये वन एन जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि फर्स्ट शेल, सेकंड एन जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है सेकंड शेल, थर्ड एन मीन्स टू से थर्ड शेल, एन मीन नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। शेल्स को एनर्जी लेवल इस तरह कहते हैं कि जो एक फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी कम होती है, जो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे उसके साथ साथ एनर्जी लेवल भी इंक्रीज करेगा, एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होगा। जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी कम होती है। जैसे जैसे ये अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके सेकंड शेल की तरफ आता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है अगर उसने जंप करके सेकंड शेल पे आना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी वो सेकंड शेल में आ सकता है, क्योंकि सेकंड शेल की एनर्जी ज़्यादा है। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन जो सेकंड शेल में प्रेजेंट है उसने जंप करके फर्स्ट शेल में जाना है तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी ताकि वो फर्स्ट शेल में जा सके, क्योंकि फर्स्ट शेल की एनर्जी कम है और सेकंड शेल की एनर्जी ज़्यादा है। इस तरह थर्ड शेल की एनर्जी और भी ज़्यादा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे उनकी एनर्जी भी इंक्रीज करेंगी। नेक्स्ट है दिस शेल्स आर लेबल्ड एज के एल एम एन ओ पी क्यू। फर्स्ट शेल को हम के कह देते हैं, सेकंड को हम एल कहते हैं, थर्ड को हम एम, फोर्थ को एन, इसी तरह एम के एल एम एन ओ पी। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं ये के एल एम एन ओ पी क्यू एक्सेट्रा। जो फर्स्ट शेल है उसे हम के कहते हैं, ये फर्स्ट जो शेल है इसे हम के का नेम देते हैं। We can calculate the number of electrons in a shell by using formula। हम एक फॉर्मूले की मदद से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने प्रेजेंट है कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द फॉर्मूला इज 2n²। 2n², ये जो n है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, नंबर ऑफ शेल्स है कि कितने नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास प्रेजेंट है। अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है, सिर्फ एक शेल प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम इस फॉर्मूले में लगाकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर सकते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एन की जगह अगर हम 1 लगाएं, उसका स्केयर करें तो 1 का स्केयर 1 क्रॉस 1, 2 1 ज़ा 2, यानी हमारे फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर नहीं आ सकते। ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, कुछ बताया हुआ है कि 3 कॉलम्स दिखाए हुए हैं यहाँ। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें नंबर ऑफ शेल्स बताए हुए हैं, सेकंड में फॉर्मूला लगाया हुआ है, और थर्ड में बताया हुआ है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एक शेल के अंदर। अगर हमारे पास
फर्स्ट शेल है, सीधा पहला शेल है। हम एन की जगह, जो कि नंबर ऑफ शेल्स को ही कहते हैं, एन की जगह हम वन लगाएंगे और वन का स्केयर वन, टू वन ज़ा टू, यानी फर्स्ट शेल में सिर्फ हमारे पास जो पहला शेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ ही नहीं सकते। अगर सेकेंड शेल की बात करें, हम एन की जगह टू लगा देंगे, टू टू ज़ा फोर और फोर टू ज़ा एट, यानी हमारे सेकेंड शेल के अंदर एट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल के अंदर नहीं आ सकते। अगर हमारे पास थर्ड शेल आ जाता है तो हम एन की जगह, जो कि नंबर ऑफ शेल्स है, थ्री लगाएंगे। थ्री का स्केयर नाइन, नाइन टू ज़ा एटीन, यानी हमारे थर्ड शेल के अंदर एटीन इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। वाई डू एटम्स कंबाइन? कुछ एटम्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो बॉन्ड बनाते हैं किसी के साथ। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, वो अकेले ही रहना, सेपरेट रहना पसंद करते हैं, किसी भी एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो केमिकल, जो स्टेबल नहीं होते, जिनकी लास्ट शेल में, जी आखिरी हमने अभी पीछे पढ़ा ना कि स्टेबल होने के लिए या तो लास्ट आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। अगर फर्स्ट की बात, फर्स्ट शेल में फीलिंग होगी तो टू इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। अगर सेकंड शेल की बात करें तो सेकंड में एट इलेक्ट्रॉन्स होना मस्ट है अगर वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए सेकंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो एक एटम जिसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से लेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा। एटम्स कंबाइन विद अदर एटम्स बट दे स्टॉप रिएक्टिंग विद अदर एटम्स बिकम स्टेबल। एटम की कोशिश होती है कि वो दूसरे एटम के साथ कांटेक्ट करके किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाकर अपने आप को स्टेबल करे। लेकिन अगर एक दफ़ा एटम स्टेबल हो गया ना, तो वो फिर दोबारा बॉन्डिंग नहीं करेगा, वो स्टेबल होके साइड पर हो जाएगा, दोबारा वो बॉन्ड नहीं बनाएगा किसी के साथ। देयर व्हेन देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट हैविंग एट इलेक्ट्रॉन्स, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में यानी सेकंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी वो स्टेबल हो गया, तो वो अब दोबारा किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो अपने आप को सेपरेट ही रखेगा, वो कंबाइन फॉर्म में नहीं जाएगा। ये कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जिनके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। वो फर्स्ट शेल को फिल करके टू इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए तो तब भी वो स्टेबल होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर अपने आप को स्टेबल कर ले तो उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वो भी स्टेबल है। फॉर दिस पर्पस एन एटम कैन लॉस, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एटम जो है या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा या किसी के साथ शेयर करेगा। एटम हैज़ अ प्रॉपर्टी टू बी स्टेबल। एटम की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को हर वक्त किसी ना किसी तरह से स्टेबल करने की कोशिश करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके करे, चाहे गेन करके करे या शेयर करके करे। इधर हाइड्रोजन की एक एग्जांपल ली हुई है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो अपने ही दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना दे H2 के नेम से। ये एग्जांपल आगे आप देखें, ये एक हाइड्रोजन एटम है ये और एक हाइड्रोजन एटम ये है, इसका इस वाले का इलेक्ट्रॉन ये है और इस वाले का इलेक्ट्रॉन ये है। ये सिर्फ समझाने के लिए क्रॉस और डॉट लगाए हुए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास एक जैसे ही है। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, शेयरिंग से क्या हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब वो ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी रिवॉल्व करेंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा, और यही टू इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी रिवॉल्व करेंगे और ये भी स्टेबल हो जाएगा। शेयरिंग से दो एटम स्टेबल हो गए और उन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया। नेक्स्ट वन है ये, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, एक एटम ये है, एक एटम ये है और एक एटम ये है। इस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते थे? एट। एट इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते तो ये स्टेबल होता, लेकिन इसके वैलेंस शेल में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको सेवन इलेक्ट्रॉन मिलना तो इम्पॉसिबल होता। तो ये क्या करता है, अपना एक जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको लूज कर देता है, किसी को दे देता है,
और ये वाला इसका जो शेल होता है ख़त्म हो जाता है, तो इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो इसको स्टेबल कर देते हैं। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने आप को स्टेबल कर लिया। और दूसरी तरफ जो ये जो एटम लिखा हुआ है इसकी वैलेंस शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। और इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्टेबल होगा। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है, अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे दे तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला एटम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हुआ है और ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हुआ है। दिस इज द एटम गिवन अप द इलेक्ट्रॉन, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को गिव अप किया तो स्टेबल हुआ। दिस इज एन एटम गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, इस वाले एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और फिर स्टेबल हुआ। यानी बताने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं है कि एटम जो है वो गेन करके ही स्टेबल होता है, लूज करके भी इलेक्ट्रॉन को स्टेबल किया जा सकता है। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखने का तरीका ये होता है कि सेंटर में, मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर में हमारे न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो सेंटर में हम प्रोटॉन रखेंगे कि उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन यूज है तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। और जो एक हमने बाहर शेल बनाना है, शेल के अंदर जो हम होगा वो इलेक्ट्रॉन रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखने का तरीका है। इसके बाद ये हीलियम एटम की अगर बात करें, हीलियम के पास प्रोटॉन दो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन है उसको पॉजिटिवली चार्ज से प्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको प्लस के साइन से पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलर विद डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है तो इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन का एटम है और राइट साइड पे आपके पास हीलियम का एटम है। एटॉमिक स्ट्रेंथ कैसे लिखते हैं कि सेंटर में हम न्यूक्लियस रखते हैं और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बताते हैं कि प्रोटॉन के नंबर्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स के नंबर कितने हैं। फिर उसके बाद एक हम शेल बनाते हैं ऐसे, और शेल में हम ना इलेक्ट्रॉन बताते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखने का तरीका है। उसके बाद आपका टास्क ये है कि आपको कार्बन, मैंने आपको कार्बन बताया और ये बता दिया कि कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आपने इसको इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताना है। जैसे ये देखें, मैंने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया, मैंने हाइड्रोजन का ये है और हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, हीलियम का ऐसे बनाते हैं। आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की के नंबर्स बताए हैं, आपने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना है कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। और नाइट्रोजन का भी आपने बना के दिखाना है कि नाइट्रोजन का कैसे बनाते हैं। प्रोटॉन भी बता दिए, प्रोटॉन 7 होते हैं, न्यूट्रॉन 8 होते हैं और इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे ये आप लोगों ने मुझे दिखाना है कि बना के कि कैसे बनेंगे। नेक्स्ट कुछ मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाए हैं। अब आप लोगों ने इसमें ये बताना है कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर किस एटम के है, एटम का नेम बताना है इन तीनों के। ये आप लोगों का टास्क है। आज के लिए बस इतना ही।